Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने लॉ सेमेस्टर Q&A सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं अपना पहला सब्जेक्ट ले रहा हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। एक सेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आपने वो मिस किया है तो मेक श्योर कीजिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएगा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपके सेक्शन 3 से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5 से भी कौन कौन से सवाल आपके बन सकते हैं, यही डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। ये सीरीज स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 3 ईयर या 5 ईयर लॉ पढ़ रहे हैं और अपने कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट, अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कि सिलेबस में आपका BSA आता है, तो भी ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब आते हैं आज के सेशन में हम कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे इसलिए किया है क्योंकि पहले 1, 2, 3 जो है हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो यहां पे सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है नजर जाना चाहिए एविडेंस पे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रिलेटेड टू एविडेंस, और एविडेंस जो है वो कन्फाइन होना चाहिए ओनली टू द मैटर इन इशू। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर इज यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इस तरीके के क्वेश्चन का आप आंसर किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की नॉलेज है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए वैसे ही बहुत इजी हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं? सबसे पहले मीनिंग ऑफ एविडेंस। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एविडेंस का मतलब क्या होता है। अब एविडेंस भी सेक्शन 2E में डिफाइंड है जिसमें आपका आ जाता है ओरल एविडेंस एंड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ही कैटेगरी में फॉल करता है। तो वो हमारा हो गया एविडेंस का मीनिंग। उसके बाद हम बात करेंगे मैटर इन इशू। अब ये मैटर इन इशू क्या है? क्या मैटर इन इशू को भी डिफाइन किया गया है? तो आंसर इज नो, मैटर इन इशू को डिफाइन नहीं किया गया है। तो फिर मैटर इन इशू से मतलब क्या है? मैटर इन इशू से यहां पे मतलब है कि आप जो एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से ही रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा किसी और फैक्ट का आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं। जब आप सेक्शन 3 ऑफ BSA पढ़ते हैं तो उसका भी कंक्लूजन यही निकलता है। आइए एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं कि सेक्शन 3 कहता क्या है। तो एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि फैक्ट इन इशू किसको कहते हैं और रेलिवेंट फैक्ट्स किसको कहते हैं। दोनों ही टर्म्स को सेक्शन 2 में ही आपके डिफाइन किया गया है। अगर मैं एक बार कंक्लूड कर लूं कि फैक्ट इन इशू का क्या मतलब होता है, तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स होते हैं जिनको अगर आपने कोर्ट में प्रूफ कर दिया तो केस आपके फेवर में आ जाएगा। ये बहुत ही लेमन भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है। अगर इसको एक कदम और आगे बढ़कर समझा जाए तो इसका मतलब यह आएगा कि फैक्ट इन इशू में अगर मैं बात करूं क्रिमिनल केस में तो आपके फैक्ट इन इशू कौन से होते हैं? एसेंशियल्स ऑफ द ऑफेंस। और अगर मैं बात करूं सिविल केस में तो जो आपके कॉज ऑफ एक्शन बनता है, विच मींस कि जो आपका लीगल राइट है और जो वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट है, वो आपका फैक्ट इन इशू सिविल केसेस में बनता है और क्रिमिनल केसेस में आपके एसेंशियल्स ऑफ द ऑफेंस। अब दूसरी तरफ रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं? तो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक आपके जितने भी सारे के सारे फैक्ट्स हैं वो आपके रेलिवेंट फैक्ट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 3 बात क्या कर रहा है। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, विच मीन सिविल केस में भी और क्रिमिनल केस में भी। सूट फॉर द सिविल, प्रोसीडिंग्स फॉर द क्रिमिनल, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। तो या तो वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and of such other fact are hereinafter declared to be relevant। hereinafter declared to be relevant का यहां पे मतलब है आपके सेक्शन 4 से लेके टिल सेक्शन नंबर 50 तक, to be relevant and of no others। अब ये जो no others है यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, विच मींस कि सिर्फ मैटर इन इशू से रिलेटेड ही हम चीजों को प्रूव करेंगे, इसके अलावा किसी और चीज को प्रूव नहीं करेंगे। एक लेमन एग्जांपल लेते हैं यहां पे। मान लीजिए एक मर्डर का केस चल रहा है। अब उस मर्डर के केस में
क्या ये पूछना कि भाई तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है, जो अक्यूज्ड है उससे ये पूछना कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है, क्या ये रेलिवेंट है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट रेलिवेंट। क्यों? क्योंकि शादी का और उस मर्डर का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वकील साहब कोर्ट में ये प्रूव करते हैं कि क्योंकि ये मर्डर जो हुआ है वो इसकी शादी की वजह से ही हुआ है, इसने जो है विक्टिम का मर्डर ही इसलिए किया है क्योंकि विक्टिम की शादी होने वाली थी जिस लड़की से, उनसे ये प्यार करता था। तो अब ये क्या हो गया? नाउ अब ये सवाल पूछना कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है, ये क्या बन जाता है? रेलिवेंट, क्योंकि अब आप यहां पे कोर्ट में उनका मोटिव प्रूफ करना चाह रहे हो, और मोटिव क्या होता है? वो रेलिवेंट होता है। तो बेसिकली हम कोर्ट में किन चीजों को प्रूव कर सकते हैं? आइदर फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जो कि बेसिकली हमारा बन जाता है मैटर इन इशू। यहां पे मैंने बेरेक्ट से ही इलस्ट्रेशन ए भी लिया है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब, ठीक है जी, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। तो ए जो है उसके ऊपर ट्रायल चल रही है बी के मर्डर की, और उसने बी को जो है किसी एक हैवी ऑब्जेक्ट से जो है बुरी तरीके से पीटा है, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब ए की ट्रायल पे कौन से फैक्ट्स होंगे जो इशू में होंगे? ए बीटिंग बी विद द क्लब, ठीक है, तो ए का पीटना अपने आप में फैक्ट इन इशू है। ए कॉजिंग बीज डेथ फैक्ट इन इशू है। एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ ये भी फैक्ट इन इशू है। तो आप इन स्टेटमेंट्स को कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहां पे एक्सप्लेनेशन भी है। दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि जब आपका एक सिविल केस चलता है तो उसमें आपको एक टाइम दिया जाता है, एक प्रोसेस होता है कि इस टाइम पर आप जो है कोर्ट में एविडेंस दे सकते हो। अब अगर वो टाइम आपका चले गया है तो क्या आप किसी भी टाइम जो है एविडेंस दे सकते हो? तो आंसर आएगा यहां पर जो है सीपीसी जो है आपका प्रिवेल करेगा ओवर बीएसए। इसी कॉन्सेप्ट को हमने एक इलस्ट्रेशन से भी समझना है, दैट इज इलस्ट्रेशन बी। ए शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ for production at the first hearing of the case a bond on which he relies। तो which means कि जो आपके पास एविडेंस है और कोर्ट ने जब आपको बोला है कि आप जो है फर्स्ट हियरिंग पे जो है अपने एविडेंस को लेकर आओगे, तब आप उस एविडेंस को लेकर नहीं जाते हो। और जब आप उस एविडेंस को लेकर नहीं जाते हो तो क्या आप उसको कभी भी बाद में अपनी मर्जी से लेकर आ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ की सेक्शन 3 आपको ये कहता है कि ये क्योंकि ये फैक्ट इन इशू है या ये रेलिवेंट फैक्ट है तो इसको तो मैं प्रूव कर ही सकता हूं। या फिर हम वहां पे सीपीसी की मानेंगे जो कि आपको बताता है कि भाई इस टाइम पर आप ला सकते हो और इस टाइम पर आप नहीं ला सकते हो। आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन को ही। दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट ए सब्सिक्वेंट स्टेज of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the code of civil procedure। तो in short कि हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? we will govern as per to the provisions of CPC। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 को ही एक सेक्शन 3 में हमने इलस्ट्रेशन भी कर लिया है, सो इसको कंक्लूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ केस लॉस। The collector of Gorakhpur versus Palakdhari Singh 1889। This section, ठीक है, अब यहां पे इस केस लॉ में जो सेक्शन की बात हो रही थी दैट वाज सेक्शन नंबर 5 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में था, ठीक है। दिस सेक्शन एक्सक्लूड्स एवरीथिंग not covered by the purview of some other succeeding section, which means कि ये सेक्शन जो कि पहले आपका था सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अब जो आपका बन गया है सेक्शन 3 ऑफ बीएस से, ये क्या कर रहा है? एक्सक्लूड कर रहा है किसको? एवरीथिंग नॉट कवर्ड बाय द प्रिव्यू ऑफ सम अदर सक्सीडिंग सेक्शन। बेसिकली जो आपके सेक्शन 4 से लेके 50 में जो कि आपकी रेलिवेंसी नहीं है उसमें उसको जो है आपको यहां पर क्या किया जा रहा है? एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको आपको जो है प्रूव करने को नहीं दिया जाएगा। इन शॉर्ट आप उन चीजों को प्रूव नहीं कर सकते। सर क्यों प्रूव नहीं कर सकते हैं? रीजन बहुत सिंपल है और वो ये कि आपको अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है? कोर्ट अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगी उन फैक्ट्स को प्रूव करने में जिन फैक्ट्स का कुछ लेना देना ही नहीं है?
अगर आपको फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का मीनिंग क्लियर है तो आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट वो फैक्ट्स हैं जो उस केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, तो आप उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को ही प्रूव करोगे, किसी और चीज को प्रूव नहीं करोगे। एक और एग्जांपल से कंक्लूड करते हैं सेक्शन 3 को, कि मान लीजिए अगर, चलो एक सिविल केस का एग्जांपल लेते हैं। अगर ए और बी दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ए ने सूट फाइल कर दिया बी के ऊपर कि मुझे डैमेजेस चाहिए। अब जो बी है या ए है वो कोर्ट में ये प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने जिस दिन ब्रीच किया था उस दिन ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया। अब ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो फैक्ट इन इशू में फॉल करता है, ना ही किसी भी तरीके से वो रेलिवेंट फैक्ट में फॉल करता है, तो इसीलिए हम उसको प्रूव करने नहीं देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो बात करता है एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट रेस जस्ते। रेस जस्ते अपने आप में एक मैक्सिम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कि रेस जस्ते का लिटरल मीनिंग क्या है, तो इसका लिटरल मीनिंग है थिंग्स डन। और अगर मैं बात करूं कि मीनिंग अंडर बीएसए विच मींस कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्ते का क्या मतलब है, तो उसका मीनिंग आएगा थिंग्स डन अंडर द सेम ट्रांजैक्शंस। और ये सारी की सारी वो क्या होंगी? वो रेलिवेंट होंगी। अभी थिंग्स डन अंडर द सेम ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब क्या है और उसका रेलिवेंसी कैसे आती है, वही हमने अभी सारा कुछ डिस्कस करना है। द टर्म हैज नॉट बीन यूज्ड इन बीएसए, तो जब आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 को तो आपको रेस जस्ते वहां देखने को नहीं मिलेगा। इवन पूरे के पूरे बेयर एक्ट में बीएसए में कहीं पर भी रेस जस्ते नहीं लिखा हुआ, तो फिर भी हम सेक्शन 4 को रेस जस्ते का नाम क्यों देते हैं? वो इस वजह से क्योंकि जब इंग्लिश लॉ आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश लॉ में जो कॉन्सेप्ट रेस जस्ते का है वही कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन लॉ में बीएसए में सेक्शन नंबर 4 का है। अब एक सवाल और आता है कि भाई इंग्लिश लॉ के मैक्सिम को हम क्यों रेफर कर रहे हैं? उसके पीछे रीजनिंग आती है आपकी हिस्ट्री ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि आपको लेकर जाती है टू इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ हु ड्राफ्टेड इंडियन एविडेंस एक्ट? एंड द आंसर इज जेम्स एफ स्टीफंस। ठीक है, और इसी वजह से अब जो है आपके इंग्लिश लॉ का ये हमारे जो इंडियन लॉज हैं उन पे रेफरेंस रहता है। अब आते हैं कि ओवरऑल सेक्शन 4 बात क्या करता है, आइए देखते हैं। सेक्शन 4 जो है वो बात करता है कि वो सारे के सारे फैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 4 को स्टार्ट करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो आपको सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक आप जितने भी सेक्शंस पढ़ेंगे उन सबके सेक्शंस को पढ़ने से पहले वो इंट्रोडक्शन आपके सामने आना चाहिए। और वो ये है कि सेक्शन 4 हमें किस क्वेश्चन का आंसर करेगा कि ये सारे के सारे फैक्ट्स रेलिवेंट है। अगर आपको याद हो जब हम रेलिवेंसी के बारे में पढ़ते हैं सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक हमें बस यही बताया गया है कि ये फैक्ट्स आपके रेलिवेंट हैं या फिर ये फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं 80 to 90% आप कह सकते हैं कि सभी में ये बताया गया है कि ये फैक्ट्स रेलिवेंट हैं। कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं कि भाई इनको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेक्शन 4 में भी पढ़ने से पहले मुझे यह पता होगा कि सेक्शन 4 में मैं क्या पढ़ने वाला हूं। मैं उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाला हूं जो कि रेलिवेंट होंगे। तो कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे एज पर टू सेक्शन 4? अब सवाल क्या बन गया, कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे एज पर टू सेक्शन 4? उसका आंसर यह आएगा कि वो फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन में फॉल करेंगे, वो सारे के सारे फैक्ट्स क्या होंगे? वो आपके रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं सेक्शन 4 में। तो फैक्ट्स सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, तो वो फैक्ट्स जो कि कनेक्टेड है किससे? फैक्ट इन इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से, और जो कि क्या कर रहे हैं? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। अब यहां पे जो की वर्ड है दैट इज सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर हम वापस आएंगे सेक्शन 4 पे। देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए एक पर्सन है और ये अपने घर से बाहर निकलता है। जब ये अपने घर से बाहर निकलता है और ये बी के घर जा रहा है तो रास्ते में इसको अपना फ्रेंड मिल जाता है। यहां पे इसको अपना फ्रेंड मिलता है
सी, और उससे ये जो है नाइफ ले लेता है, ठीक है। अब इससे नाइफ लेके इसको ओके बाय कर देता है। उसके बाद ये पहुंच जाता है बी के घर पे, और बी के घर पे पहुंच के ये ऑफेंस करना स्टार्ट करता है। कौन सा ऑफेंस? फॉर एग्जांपल मर्डर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो मर्डर करना यहां से स्टार्ट करता है, यहां पे एंड कर देता है। अब मर्डर कब स्टार्ट होगा? जब वो उस नाइफ से बी को मारना स्टार्ट कर देता है, और इतना मारता है कि बी की डेथ हो जाती है। तो जैसे ही बी की डेथ होती है तो आपका यहां से ऑफेंस जो मर्डर है वो स्टार्ट हुआ था, यहां पे मर्डर आपका एंड हो जाता है, क्योंकि यहां पे बी की डेथ उसने कर दी है। अब डेथ करने के बाद वो जो नाइफ है उसको बाथरूम में जाके वॉश करता है। उसके बाद उसको अपना एक और फ्रेंड मिल जाता है, यहां पे लगा देते हैं मिस्टर डी। उसको वो कहता है कि इस नाइफ को तुम रख लो और मैं तुमसे 1-2 दिन में ले लूंगा, और उसके बाद अपने घर जाता है और सो जाता है। अब उसने ऑफेंस करना स्टार्ट किया यहां पे, ऑफेंस एंड किया यहां पे, लेकिन अब ये क्या सारे के सारे फैक्ट्स, वो किससे मिला था, उसने नाइफ लिया, और यहां पर उसने किसको नाइफ दिया, तो क्या ये भी सारा का सारा सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा? अब मुझे बताइए, यहां पर नाइफ सी से लिया गया, क्या ये फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है? क्या ये फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है? तो ऑब्वियसली ये नाइफ यहां पे क्या है? मर्डर वेपन है। तो क्या ये कनेक्टेड है? अब इसी एग्जांपल को माइंड में रखते हुए वापस से लैंग्वेज पर आइए। द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 4, वो फैक्ट जिसमें उसने अपने फ्रेंड से नाइफ लिया, वो फैक्ट जो कि दो नॉट इन इशू, वो इशू में नहीं है, विच मीन्स कि भाई आपने नाइफ कहां से लिया कहां से नहीं लिया, वो फैक्ट इन इशू नहीं है, क्योंकि मर्डर तो आपने कर ही दिया है, तो वो फैक्ट इन इशू नहीं है। सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, लेकिन क्योंकि आपने मर्डर उसी नाइफ से किया है तो वो फैक्ट कनेक्टेड हो गया किससे? फैक्ट इन इशू से। और रेलिवेंट फैक्ट, या वो किसी रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होता एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो ये जो है ना आपके सामने जो मैंने पूरी स्टोरी बनाई है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ये आपका सारा का सारा क्या है? सेम ट्रांजेक्शन है। तो इस सेम ट्रांजेक्शन में बेसिकली जितने भी फिजिकल एक्ट हुए, या सीरीज ऑफ फिजिकल एक्ट्स हुए, या जो भी स्टेटमेंट्स पास ऑन की गई, चाहे वो ए ने की चाहे वो बी ने की, या अगर वहां पर कोई आई विटनेस था उसने की, वो सारे के सारे फैक्ट्स क्या होंगे? अंडर द कैटेगरी ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। और सेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर वो सेम ट्रांजैक्शन के अंडर फॉल कर रहे थे तो वो क्या हो जाएंगे? अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब अगर आपको ये क्लियर है तो वेदर, लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस। अब वो सेम टाइम और प्लेस पर हुए हों तब भी वो रेलिवेंट है, डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेस पे हुए हों तब भी वो रेलिवेंट होंगे। तो जैसे कि अब यहां पे ये कोई एक लोकेशन है एक्स, ठीक है, ये सी से एक लोकेशन पे मिला, बी दूसरी लोकेशन पे से मिला, डी को किसी तीसरी लोकेशन पे मिला, तो ये डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइम पर भी तब भी वो क्या होंगे? सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट होंगे। अगर इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझा जाए तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? सर कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फैक्ट आपका फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होगा, क्यों? क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ। काफी इंटरेस्टिंग केस लॉ है, ध्यान से सुनिएगा। लैंडमार्क भी है, ठीक है। इस केस लॉ में हस्बैंड को जो है वो एक्यूज्ड बनाया गया कि उन्होंने जो है वाइफ का मर्डर किया है। हस्बैंड के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वाइफ का मर्डर किया है, तो बेसिकली मर्डर का केस है। अब इस केस में हस्बैंड का कहना यह है कि उनके पास गन थी, लेकिन वो गन गलती से चल गई और उससे जो है वाइफ की डेथ होगी। तो मतलब हस्बैंड का टेक है कि ये कंप्लीटली एक्सीडेंट का केस था, और क्योंकि एक्सीडेंट था तो मतलब मैंने मर्डर नहीं किया है, ठीक है। अब हमारे सामने एक फैक्ट निकल के आता है। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा केस किसका है? मर्डर का। अब हो सकता है कि ये एक्सीडेंट हो सकता है कि हस्बैंड ने जानबूझ के मारा हो और अब कह रहा है कि भाई
अब झूठ बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, राइट? दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये तो अभी हमने ट्रायल में डिसाइड करना है कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन अब हमारे सामने एक फैक्ट निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे सामने एक फैक्ट निकल के आता है कि वाइफ का मान लीजिए मर्डर हुआ 5 बजे, तो एट 4:45 PM वाइफ ने कॉल किया हुआ है, किसको? पुलिस को। और पुलिस को कॉल करके क्या स्टेटमेंट यूज की है? गेट मी द पुलिस प्लीज, गेट मी द पुलिस प्लीज, ये स्टेटमेंट उन्होंने कॉल करके कहा है। अब इससे पहले जब वो जैसे मतलब कॉल वो उनसे पूछते कि भाई क्या खतरा है आपको, किससे खतरा है, आपका एड्रेस क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जब तक उनसे पूछे जाते तो तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब उनकी तरफ से कॉल गया था पुलिस को, तो उनकी डिटेल्स वगैरह जो है उनके पास आ जाते हैं कि कौन से एड्रेस से ये कॉल आया है, तो पुलिस वहां जाती है तो उनको डेड बॉडी मिलती है। अब सवाल ये है कि एक तरफ हमारे पास मर्डर केस है जिसमें हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाई हुई हैं कि भाई उन्होंने मर्डर किया है, हस्बैंड कह रहा है इट वाज एक्सीडेंट। तो अब सवाल यह आता है कि क्या इस पूरे केस से इस स्टेटमेंट का, ये जो कॉल की गई है पुलिस को, गेट मी द पुलिस प्लीज, क्या लेना देना है? तो आंसर आएगा सर बिल्कुल लेना देना है। क्योंकि क्या ये कोइंसिडेंस है कि 4:45 पे वाइफ को अपनी जान का खतरा लग रहा है, तभी तो उसने कहा गेट मी द पुलिस प्लीज, और अब उसकी डेड बॉडी मिल रही है। तो क्या आप इस कॉल को कोर्ट में प्रूव कर सकते हो कि सर ये इतने बजे जो है कॉल की गई थी पुलिस को, ये स्टेटमेंट यूज की गई थी? क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? अब ये जो कॉल है, अब इसको वापस से लेकर आते हैं हम सेक्शन की लैंग्वेज में। अब इस पूरे केस लॉ को मैं जो है सेक्शन की लैंग्वेज में लेके आ रहा हूं। फैक्ट, कौन सा फैक्ट? जो वाइफ ने कॉल किया है। कौन सा फैक्ट? जो वाइफ ने कॉल किया है पुलिस को। सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, क्या ये फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है? बिल्कुल ये कनेक्टेड है। क्या ये इस केस से कनेक्टेड है या फिर रेलिवेंट फैक्ट से? ठीक है, क्या कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो क्या ये जो कॉल है ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है? आंसर इज यस, ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। Whether they occurred at the same time and place or at different times and places, तो उससे तो हमें फर्क पड़ता ही नहीं है कि सेम टाइम और सेम प्लेस है या डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस है। तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा? वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, फैक्ट विच दो नॉट इन इशू। अब जो वाइफ ने कॉल की है, अब भाई वाइफ ने कॉल कितने बजे की है, क्या हमने ये डिसाइड करना है उस केस में? आंसर इज नो। कॉलिंग का जो फैक्ट है वो इशू में नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से, और इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है। तो वो फैक्ट भी क्या होगा? वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब एक इलस्ट्रेशन यहां पे पढ़ते हैं। A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said, तो कुछ भी कहा गया। अब यहां पे याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको दे रहा हूं। सेम ट्रांजैक्शन का फॉर्मूला क्या है कि कोई भी फिजिकल एक्ट या सीरीज ऑफ फिजिकल एक्ट्स, ठीक है, और जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, ठीक है, फिजिकल एक्ट या सीरीज ऑफ फिजिकल एक्ट प्लस द स्टेटमेंट्स, और वो आपकी सारी की सारी किसका पार्ट बन जाती हैं? सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाती हैं। तो वट एवर वॉज सेड, जो भी कहा गया या किया गया, बाय ए और बी और बाय द बाय स्टैंडर्स, तो ए ने जो कहा या ए ने जो किया, बी ने जो कहा, बी ने जो किया, या बाय स्टैंडर्स ने जो भी कहा एट द बीटिंग, ठीक है जी, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर, क्योंकि वो भी सारा का सारा क्या आ जाएगा? बिफोर और आफ्टर। बीटिंग तो क्या हो गया? जिस टाइम पे वो ऑफेंस हो रहा है, बिफोर और आफ्टर, उससे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में, तो वो भी किसका पार्ट बन जाएंगे? दैट इज ऑल्सो मेक सेंस विद द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो वो सारे के सारे फैक्ट्स क्या होंगे? वो आपके रेलिवेंट फैक्ट होंगे। एंड आई थिंक कि अब आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि रेस जस्ते का मतलब क्या होता है, रेस जस्ते का सेक्शन 4 से क्या लेना देना है, सेक्शन 4 के क्या एसेंशियल्स हैं, और वो हमने समझ लिया है विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड द केस लॉ एज वेल। कोई भी अगर आपके पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है बीएसए पर, तो वहां से आप और भी केस लॉस पिक करके अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है जी। अब आते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6,
आर फैक्ट्स विच आर द ओकेजन्स कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू रेलिवेंट, इलस्ट्रेट योर आंसर। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो मीनिंग बताना होगा कि ओकेजन का मतलब क्या होता है, कॉज का मतलब क्या होता है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओकेजन से। तो ओकेजन और अपॉर्चुनिटी आप यूजुअली एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा ओकेजन लीड्स टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओकेजन होते हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हमें मिले हैं, ठीक है, जिसमें कि आप अपॉर्चुनिटी लेते हो। बहुत लेमन भाषा में अगर बात की जाए तो बहती हुई गंगा में हाथ धोना। ठीक है, एक मुहावरा है, आपने सुना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसने इस मुहावरे को समझ लिया, ठीक है, डन, उसको ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपको एक पर्सन है मिस्टर ए, और उसको पैसों की जरूरत है। ठीक है, अब वो बस में ट्रेवल कर रहा है और वो सोच रहा है पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आएंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके बस में बिल्कुल जो सामने पर्सन जो बैठा हुआ है, उसने पीछे बैग टांगा हुआ है और उस बैग की चेन खुली हुई है और उस बैग में उसको जो है कैश नजर आता है। विच मीन्स कि अगर वो चुपके से हाथ से उस कैश को उठा भी लेगा तो भी किसी को कुछ नहीं पता लग रहा है। तो अब इन सर्कमस्टांसेस को हम क्या बोलते हैं? इन सर्कमस्टांसेस को हम बोलते हैं ओकेजन। विच मीन्स कि आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां मिल गई हैं जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अब वो जब अपने घर से चला, वो कुछ सोच के नहीं आया था कि उसको चोरी करनी है एंड सो ऑन। वो यही सोच रहा था जब से घर से आया है कि मुझे पैसों का इंतजाम कैसे करना है। लेकिन अब उसको ओकेजन मिल गया है, क्योंकि अब मतलब ये इट इज लाइक कि भाई आपके सामने पैसे पड़े हुए हैं, बस आपको सिर्फ उठाना है। लेकिन हम इसको लीगल भाषा में क्या कहेंगे, या किसी भी भाषा में, ये तो रहेगी तो चोरी ही, राइट। अब ओकेजन का एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सुनसान सड़क है, रात के 1 बजे हुए हैं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, वहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है और उसके सामने से एक बुजुर्ग इंसान गुजरता है। तो अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो ओकेजन बन गया है, विच मीन्स कि मैं इससे अगर इसका पर्स छीन लूं, यहां पे इसकी चेन उतरवा लूं, तो ये तो कुछ जो है रिटेलिएट भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और मैं इसको इजीली जो है इससे चीजें ले सकता हूं और मेरा फायदा हो सकता है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ओकेजन। ठीक है जी, डन। तो ओकेजन का मतलब वो आपको कुछ ऐसी बनी बनाई परिस्थितियां मिल रही हैं जिसमें कि आप क्या ले सकते हो, अपॉर्चुनिटी। अब ओकेजन को अपॉर्चुनिटी के साथ ही समझते हैं, जो दोनों एग्जांपल्स लिए। अब ऐसा हो सकता है कि जो वो मैंने बस वाला एग्जांपल लिया उसमें वो उस बंदे ने पैसे नहीं उठाए, तो विच मींस कि उसने अपॉर्चुनिटी पिक नहीं की। सिमिलरली ओकेजन वहां पर भी था, सुनसान सड़क, रात के 1 बजे, लेकिन वहां पर भी जो है उस बुजुर्ग इंसान को के अगेंस्ट जो है वो आपने रॉबरी कमिट नहीं की। तो ये भी क्या है, आपने वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं ली। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओकेजन। तो ओकेजन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो फैक्ट भी क्या होंगे, सारे के सारे रेलिवेंट होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज योर कॉज। कॉज का मतलब होता है अब कॉज और मोटिव में यूजुअली बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है जी, कॉज आपका रेलिवेंट होता है सेक्शन 5 में और मोटिव रेलिवेंट है आपका सेक्शन नंबर 6 में। मोटिव और कॉज को भी एक ही एग्जांपल से समझते हैं ताकि हम मीनिंग भी समझ लें और इनके बीच का डिफरेंस भी हम समझ लें। कॉज होता है इमीडिएट रीजन। ठीक है, ए ने बी को जान से मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन उसी दिन क्यों मारा? क्योंकि उस दिन उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट के बाद उनकी फाइट हुई और उस फाइट में ए ने बी को मार दिया। तो फाइटिंग वाज द कॉज जिस वजह से बी की डेथ हो गई। लेकिन मोटिव क्या था? क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज योर इफेक्ट। और इफेक्ट को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं ये पंच बनाकर और स्क्रीन पे जोर से पंच मारता हूं तो स्क्रीन टूट जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ टूट ही जाएगी। ठीक है, बट लेकिन उससे इफेक्ट क्या होगा? उससे इफेक्ट क्या होगा? स्क्रीन तो टूटेगी लेकिन मेरे
हाथ पर भी जो है कुछ स्क्रैचेस आएंगे, हो सकता है ब्लड भी आ जाए एंड सो ऑन। तो वो क्या हुआ, दैट इज इफेक्ट। किस चीज का इफेक्ट हुआ, पंच मारने का। ठीक है जी। इसी तरीके से इसमें आई थिंक आपका एक लैंडमार्क जजमेंट भी आता है ऑफ प्रियदर्शनी मट्टू, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें अगर मैं पर्टिकुलरली अगर इफेक्ट की बात करूं तो जो एक्यूज्ड है वो हेलमेट हाथ में लेकर और विक्टिम को सर में बार बार मारता है। और हेलमेट का कौन सा पोर्शन जो है विक्टिम के सर पे मारता है, जिसपे हेलमेट का वाइजर होता है। अब क्योंकि वाइजर इतना स्ट्रांग नहीं होता तो वाइजर टूट जाता है। ठीक है, तो इतनी जोर से जो है हेलमेट से मारा गया है कि वाइजर जो है टूट गया है। सो दैट इज द इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्ट से रिलेटेड भी आपके जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी सारे क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। जैसे कि ए, अब लास्ट एग्जांपल एक थर्ड लेते हैं, ए ने बी को पंच मारा आंख पे। ठीक है, तो उसकी ब्लैक आई हो गई है पूरी। नाउ ब्लैक आई इज द इफेक्ट कि उसको जो है पंच मारा गया है। ठीक है जी। तो आई होप कि मैंने ये तीनों मीनिंग्स आपको बता दिए हैं। और क्या ये तीनों रेलिवेंट होंगे, तो आंसर इज एब्सोल्युटली। एज पर टू सेक्शन 5 इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो एज पर टू सेक्शन 5 सारे के सारे रेलिवेंट होंगे। इलस्ट्रेशंस मैंने आपको इसमें दे दी हैं। केस लॉ में मैंने आपको प्रियदर्शनी मट्टू का केस लॉ यहां पे बता दिया है। सेक्शन 5 देखते हैं, फैक्ट्स विच आर ऑफ ओकेजन। तो जो भी फैक्ट्स होंगे जो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट से रिलेटेड होंगे, चाहे वो इमीडिएट हो और अदरवाइज हो, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू विच कंस्टिट्यूट स्टेट ऑफ थिंग्स। तो यहां पे स्टेट ऑफ थिंग्स भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो उससे क्वेश्चन में तो नहीं मैंने पुटअप किया है, लेकिन स्टेट ऑफ थिंग्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, व्हाट वर द स्टेट ऑफ थिंग्स, जब वो जो है ऑफेंस कमिट हुआ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में आप जाते हो और जो चीज जहां पर होनी चाहिए वो वहीं पर है, दैट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ थिंग्स। सारी चीजें बिखरी हुई हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे रेलिवेंट होंगे। ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। एक लास्ट एग्जाम इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं, वेदर ए मर्डर्ड बी। तो हमारे सामने कोर्ट में क्वेश्चन है कि क्या ए ने मर्डर किया है। मार्क्स ऑन द ग्राउंड, ये बेयर एक्ट से ही इलस्ट्रेशन मैंने ली है। मार्क्स ऑन द ग्राउंड, जैसे कि अगर एक जमीन पर, अगर एक मिट्टी की सतह पर अगर दो लोगों की लड़ाई हुई है तो वहां पे मिट्टी में भी तो निशान होंगे ना। ठीक है, वो सारी टसल जो हुई है और बी के बीच में, तो वो मार्क्स होंगे। वो मार्क्स क्या है, वो मार्क्स इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है कि जो ए और बी के बीच में फाइट हुई और जो ए ने बी की डेथ कर दी, वो इफेक्ट है। तो वो भी जो है आपके कोर्ट में रेलिवेंट होंगे। ठीक है जी, प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट्स। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। आज हमने सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट किया। 3 से जो आपका क्वेश्चन बनता है यूजुअली एग्जाम्स में, उसके बाद सेक्शन नंबर 4 से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और सेक्शन नंबर 5। ठीक है, तो अब हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीटली कर लिए हैं। अभी भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दीज प्रोविजंस या इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम accordingly. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.